हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत हमने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी और उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, या कहें कि हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा तीसरा टेस्ट है, अर्थात तीसरा पार्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसमें वो कौन से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर 3 है, यानी कि इसके 2 टेस्ट आ चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आज पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एकात्मक संविधान के मूलभूत लक्षण बताइए। ऑप्शन 1 सशक्त केंद्र, नंबर 2 संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 3 अखिल भारतीय सेवाएं, नंबर 4 संविधान का कठोरपन। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन 1 3 और ऑप्शन 1 4। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न की डिमांड क्या। प्रश्न ये कह रहा है कि आप एकात्मक संविधान के जो लक्षण होते हैं वो इन 4 में से चूज करके बताएं कौन से हैं। ठीक, तो आपको पता है क्या एक सशक्त केंद्र एकात्मक संविधान का लक्षण है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक संविधान का लक्षण है? बताइए। बिल्कुल भी नहीं। क्या अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक संविधान के लक्षण को शो करती हैं? बिल्कुल। फिर क्या संविधान का कठोरपन एकात्मक संविधान का लक्षण है? बताइए। नहीं। तो यानी कि इसमें 2 सही हैं और 2 गलत हैं। पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, लेकिन आपको पता है कि इसी में दूसरा गलत है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसमें भी दूसरा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर आपको पता है चौथा गलत है और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, अर्थात हमारा ऑप्शन 1 और 3 आ गया। क्लियर? आप समझ गए होंगे प्रश्न को कि एक सशक्त केंद्र हो या अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब के सब किसके फीचर हैं? एकात्मक संविधान के। क्लियर? फिर आप देखोगे अगला क्वेश्चन। अभी हमने एकात्मक पढ़ा, अब है संघात्मक पे। कि दूसरा क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान के मूलभूत क्या लक्षण है? क्या एकल नागरिकता संघात्मक संविधान के लक्षण है? नंबर 2, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति क्या संघात्मक संविधान के लक्षण है? नंबर 3, आपातकालीन प्रोविजन क्या संघात्मक संविधान के लक्षण है? नंबर 4, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक संविधान के लक्षण है? आपने सोच लिया होगा कि कौन से संघात्मक के लक्षण हैं या कौन से इसके लक्षण नहीं हैं। आपसे पूछा क्या है? सत्य नहीं बताइए। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सत्य नहीं हैं। क्लियर? चलिए, ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 2 4 और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन। आपने एज्यूम किया होगा कि जो एकल नागरिकता है वो किसका लक्षण है? बताइए। एकात्मक संविधान का। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन आपका इसका गलत हो गया अभी, लेकिन सत्य नहीं है पूछ रहा है तो इसलिए सही हो गया। ठीक, फिर देखिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति क्या ये संघात्मक का लक्षण है? तो नहीं, ये एकात्मक का लक्षण है, तो ये भी कट हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? सत्य नहीं, तो आप कहोगे भाई साहब ये भी सही है। तीसरा है, क्या आपातकालीन प्रोविज़न क्या संघात्मक का लक्षण है? तो नहीं, ये किसका लक्षण है? एकात्मक का, तो ये वाला भी सही हो गया, लेकिन वैसे गलत है। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आप बताइए, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक का लक्षण है? तो हाँ है, लेकिन ये एकात्मक का नहीं है। और हमसे पूछा क्या? सत्य नहीं, तो ये गलत। अर्थात 1 2 और 3 सही हैं और चौथा गलत है। ठीक, सत्य नहीं के कारण। ठीक, अगर यहाँ दे देता कि सत्य है तो केवल क्या होता? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 2 3 बी आपका सही हो गया। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली के संबंध में सत्य कथन है। देखिए, कई बार यूपीएससी ने आपसे संसदीय प्रणाली पे क्वेश्चन पूछा है, बट आपसे अध्यक्षीय प्रणाली पे क्वेश्चन नहीं पूछा। इसलिए मैंने अध्यक्षीय प्रणाली पे क्वेश्चन बनाया है कि शायद फ्यूचर में कभी आपसे पूछ ले। तो क्या ये विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सहयोग व समन्वय पर आधारित है? नंबर 2,
शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। नंबर 3, उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। नंबर 4, अमेरिका व ब्रिटेन इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। अब आप बताइए कि आपको पता है ना कि पहला जो फीचर है वो क्या है, विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सहयोग व समन्वय। ये तो संसदीय प्रणाली का लक्षण है, अध्यक्षी का थोड़ा ना है, तो ये तो कट हो गया आपका। दूसरा, क्या शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो अध्यक्षीय प्रणाली है वो तो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन जो संसदीय प्रणाली होती है वो क्या होती है, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे नहीं आधारित होती है, वो शक्तियों के सहयोग व समन्वय पे आधारित होती है। क्लियर। फिर आप देखोगे, क्या उत्तरदायी सरकार इसे कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसे उत्तरदायी सरकार नहीं कहते। क्या अमेरिका व ब्रिटेन इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में तो संसदीय प्रणाली है ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। क्लियर। फिर हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, क्या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, क्या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, या फिर राज्य के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना। तो आपको पता है कि राज्य के लिए गाइडलाइन कौन देता है, डीपीएसपी, तो ये तो गलत हो गया। फिर आपको पता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात किस में की गई है, डीपीएसपी में, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, सी, यानी कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर। चलिए, हमारा अंतिम प्रश्न है, विशेषताएं आपसे पूछा है और स्रोत पूछा है कि हमने कौन से फीचर कहाँ से अडॉप्ट किए हैं। क्लियर। और आपसे पूछा है इनमें सुमेलित कौन से हैं। ठीक, तो देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को कनाडा के संविधान से मिली हैं। तीसरा, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। चौथा, सोवियत संघ रूस से क्या हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। उम्मीद है आपने सारे ऑप्शन देख लिए होंगे। अब आपको पता है क्या, आपको ये पता है कि सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से हमने मौलिक अधिकार नहीं लिए हैं, वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। तो ये तो कट गया आपका। तो आपका जब चौथा कट गया तो पहला भी कट हो गया और आपका चौथा भी कट हो गया। अब आपके पास क्या था, सी और बी। अब आप यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए कि पहला दूसरा तो हमें देखना ही नहीं है, हमें बस अब तीसरा ही चेक करना है। क्यों, क्योंकि दोनों में तो दो दो ऑप्शन कॉमन है ना, तो यानी कि अब हमें इनकी जानकारी ना भी हो तो भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब तीसरे को देखेंगे कि जापान के संविधान द्वारा क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हमने जापान के संविधान से ही ली है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 5वें का कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्लियर। तो अब आप बताइए जल्दी से फटाफट, आपने क्या क्या आंसर सही किए। पहले का आपने आंसर सही किया क्या, सी। दूसरे का आपने ऑप्शन क्या किया, बी। और तीसरे का आपने आंसर क्या सही किया, बी। और चौथे का आपका आंसर क्या था, सी, अभी किया आपने। और 5वें का आपका आंसर क्या था, बी, अभी किया है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन किए। मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।